नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन और इसके बहाने दुनिया भर की आज की अपडेट्स लेकर। कोशिश मेरी होती है कि शुरुआत ऐसे खबर से करूं जो अच्छी लगे, जो दिल को, रूह को सुकून पहुंचाए। लेकिन जहां चारों तरफ बम गिर रहे हैं, जहां लगातार अत्याचार चल रहा है, वहां से अच्छी खबरें कहां से लाऊं। लेकिन एक मजेदार खबर है जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप जानते हैं पेप्सी कोला और कोका कोला जो हैं वो लगातार इजरायली सैनिकों को सपोर्ट कर रहे थे। मैकडोनाल्ड और इस तरह के तमाम सारे जो आउटलेट्स हैं वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ एक लहर चली थी कि इन सबको पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए, इनको पूरी तरह से बाहर किया जाए, इनका मुकाबला करने के लिए। वैसे भी इनकी मार्केट बहुत डाउन हुई है उस इलाके में, यूरोप में, अमेरिका में। और इसका मुकाबला करने के लिए अरब के देशों ने कुछ नए ब्रांड कोला के निकाले हैं, जिनमें एक ब्रांड का नाम है पैलेस्टाइन कोला और ये पूरे अरब में बहुत पॉपुलर हो रहा है। लगातार चिंता बढ़ रही है कोका कोला और पेप्सी कोला जैसी कंपनियों की। तो प्रतिरोध के बहुत सारे तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है। खैर, ये वो वक्त है जब फलस्तीन में स्कूल का टाइम शुरू होता है। जब आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें ऊपर की जो तस्वीर है वो 2023 की है, जब इस समय स्कूलों में भर्तियां हो रही थी, बच्चे स्कूलों में जा रहे थे। और नीचे वाली तस्वीर आज की है, जहां जिन बच्चों को स्कूल जाना था वो किस तरह से भटक रहे हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्य खबरों पे आते हैं, मेन खबरों पे आते हैं। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी भाग है, वो उत्तरी भाग बुरी तरह से परेशान और तबाह है। एक शहर है उनका, किरेट सोमाना। वहां के मेयर ने कहा है कि हम रोज नए लोगों को बताते हैं, रोज लोगों को बताते हैं। ये वो लोग हैं जो शहर छोड़कर चले गए हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट से लाखों लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं। मेयर साहब ये कह रहे हैं कि हमें रोज लोगों को बताना पड़ता है कि अब उनका घर नहीं रहा, अब वो उस घर में आकर नहीं रह सकते, क्योंकि वो घर हिजबुल्लाह की बॉम्बिंग से तबाह कर लिया गया है। कल की मैं बात करूं तो गैलीली पर 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। इजरायली अखबार अगर आप देखेंगे तो बहुत मजेदार रिपोर्टिंग करते हैं। एक तरफ ये रिपोर्ट करते हैं कि उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, दूसरी तरफ वही अखबार किरेट सोमियाना के मेयर का बयान छापता है कि हम रोज नए लोगों से बताते हैं कि आपका घर रहने लायक नहीं रहा, अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये किरेट सोमाना के मेयर साहब इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। दरअसल हिजबुल्लाह के जो लगातार अटैक हैं, जो अगस्त में अचानक बढ़ गए हैं, अगस्त में जितने अटैक किए हैं हिजबुल्लाह ने, उतने अटैक उसके पहले कभी नहीं किए गए। उसमें काफी नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है। और इजराइल में एक बेचैनी है कि क्या यह लड़ाई अगर इसी तरह से चलती रही तो हम कहीं पहुंच पाएंगे। इजराइल का एक अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, अगर आप उसको कभी भी देखेंगे वो पूरी तरह से सत्ता के पक्ष में रहने वाला है। जैसा गोदी मीडिया हमारे यहाँ है वैसा ही लगभग गोदी मीडिया है, लेकिन उसमें एक ओपेड छपा है, ओपन एडिटोरियल छपा है, यानी किसी सीनियर पाठक ने यह आर्टिकल लिख के वहां भेजा है जो उस अखबार ने छापा है। और यह आर्टिकल बताता है कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही, अगर जंगबंदी का जो माहौल बना है, जो पेशकश कर रहा है लगातार अमेरिका कह रहा है कि जंगबंदी होनी चाहिए, उसको फिलाडेल्फी कॉरिडोर के मसले पर नेतन्याहू ने ठुकरा दिया और जंग लगातार चलती रही तो इजराइल का अपना वजूद खतरे में आ जाएगा। ये बातें जब मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं तुम बहुत आगे बढ़ के बोल रहे हो, इजराइल का वजूद कैसे खतरे में आ जाएगा। जब जब मैंने ये बात कही है तब तब मैंने किसी इजरायली के आर्टिकल को ही कोट किया है। मैं यहां बैठा हूं और यहां से मुझे नहीं पता कि किसका वजूद खतरे में है। मैं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, मैं ये करता हूं जरूर कि केवल ट्विटर की पोस्ट नहीं देखता हूं, दुनिया भर में जो अखबार छप रहे हैं और खासतौर पे इजराइल के जो अखबार अंग्रेजी में अवेलेबल हैं उन अखबारों को लगातार देखता हूं। और ये भी खबर जो मैं आज आपको दे रहा हूं वो इजराइल के अपने अखबार के जानिब से मैं दे रहा हूं, जहां यह कहा जा रहा है कि इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा अगर एग्जिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मानी वजूद होता है। अगर इसी तरह से लड़ाई लगातार चलती रही तो इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसके पहले भी हरीज में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बात कही गई थी, और भी जगहों पे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जहां वहीं के लोग ये बात कह रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो हमास को आतंकवादी कहते हैं, जो फलस्तीनियों को आतंकवादी कहते हैं, जो इजरायली गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर जंग लगातार चलती रही, अगर मिडिल ईस्ट में बड़ी लड़ाई हुई, तो निश्चित रूप से इजराइल का वजूद खतरे में आ जाएगा। यह सवाल नेतन्याहू के सामने है। लेकिन नेतन्याहू लगातार जब भी जंगबंदी की बात चल रही है, जंगबंदी को पटरी से उतारने के लिए, पूरी बातचीत को पटरी से उतारने के लिए एक नया बयान दे देता है। उसने, आपको मैंने बताया था कि उसने जब माफी मांगी लाइव टीवी पे अपने लोगों से, तो वहां पर उसने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गैलेंट के साथ उसकी एक बहस का वीडियो वहां पर वायरल है, जो संसद के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर बहस चल रही थी। उसमें गैलेंट ने उससे पूछा कि आपके लिए जो अगवा किए हुए लोग हैं उनकी जान इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। तो नेतन्याहू ने कहा कि मुझे अगवा किए हुए लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर आप जानते हैं, इजिप्ट के साथ जो सीमा लगती है फलस्तीन की, वो वाला 13-14 किलोमीटर की पतली सी पट्टी है। मजेदार बात यह है कि 7 अक्टूबर के पहले और 7 अक्टूबर के बाद भी अभी तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर नेतन्याहू कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक उसके लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जबकि इजिप्ट के साथ उसका जो समझौता है उसके हिसाब से भी वहां पर वो अपनी सेना नहीं रख सकता। इजिप्ट बहुत क्लियर कह रहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजराइल की सेना नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। जो अमेरिका के रक्षा एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि यह बेकार की जिद है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सेना रखने की जो पूरी जिद है वो बेकार की जिद है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गैलेंट जो उनका अपना रक्षा मंत्री है वो कह रहा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि मोसाद जो वहां की एजेंसी है, मोसाद के जो चीफ हैं बारेना, उनका भी कहना है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर की जिद का कोई मतलब नहीं है। यानी जबरदस्ती ये एक बहाना निकाला गया है कि किसी भी तरह जंगबंदी ना हो। मैं आपको 100 बार समझा चुका हूं ये बात कि केवल वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से जंग चलती रहे, क्योंकि जंग जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन जंगबंदी हो जाएगी, उसकी सरकार भी चली जाएगी। अभी आप जानते हैं इजराइल में बड़े आंदोलन हुए थे, लोग सड़कों पर आए थे, जुलूस निकले थे, 24 घंटे की हड़ताल रही, सब कुछ हुआ। उसने आकर माफी भी मांग ली, ऑनलाइन टीवी पर आकर उसने अपने लोगों से माफी मांग ली, लेकिन जंगबंदी के लिए, किसी भी तरह के सीज फायर के लिए वो तैयार होता नजर नहीं आ रहा। और अब जो है अमेरिका और इजराइल हमास के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जंगबंदी को टालना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप खुद तय कीजिए कि जंगबंदी के लिए कौन तैयार है और कौन नहीं तैयार है। बार बार हमास का कहना है, हमादान साहब जो है उनका कहना है, जो वहां पे डील कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि जंगबंदी की जो शर्तें 2 जुलाई को तय हो गई थी, हम उस पर राजी हो गए थे, फिर उसमें नई शर्तें क्यों डाली गई हैं। जहां तक अगवा किए हुए लोगों का सवाल है, यह ग्राफ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि फलस्तीन के ज्यादा लोग जेलों में हैं बनिस्बत, अगर आप तुलना करें इजराइल के जो लोग अगवा किए हुए हैं उनकी तुलना में। और सीधी सी बात है कि मामला तय हो गया था कि कितने लोगों को इजराइल छोड़ेगा, कितने लोगों को फलस्तीन छोड़ेगा, यानी कितने लोगों को हमास छोड़ेगा। सारे मामले तय हो गए थे, लेकिन इजराइल फिर से उसमें पेंच डाल रहा है। और सिर्फ पेंच डालने का मतलब नहीं है, इसके साथ साथ वो वेस्ट बैंक पे लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया था किस तरह से वहां बुलडोजर चल रहे हैं, किस तरह के लोगों के घरों पर हमला किया जाता है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि एक ईसाई महिला थी, उनके घर पे कब्जा किया गया, जब उन्होंने विरोध किया तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे कानून जो इजराइल में है वो कमाल का कानून है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कहता है हम केवल अकेली डेमोक्रेसी हैं। अरे अगर तुम डेमोक्रेसी हो तो तुम्हारे यहां जो अरब रहते हैं उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया है। और डेमोक्रेसी क्या मजेदार है, कानून क्या मजेदार है। आप जानते हैं कि उनका जो सैनिक रेप केस में पकड़ा गया था उसको हीरो बना दिया गया। दूसरा एक और केस हुआ था, एक 13 साल की लड़की के ऊपर गोली चलाई गई थी और पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी गई थी, और उस सैनिक ने कहा था कि अगर वो 3 साल की भी होती तो मैं यही करता। वो गिरफ्तार हुआ, उस पर मुकदमा चला, और अब वहां की कोर्ट ने उसको सभी गुनाहों से, और वहां की कोर्ट नहीं है, आर्मी कोर्ट ने उसको सारे गुनाहों से माफ कर दिया कि उसका कोई गुनाह नहीं है। उसने अगर 13 साल की बच्ची को मारा तो ठीक किया। ये कानून है इजराइल में, ये लोकतंत्र है जिसका बार बार ढिंढोरा पीटता है नेतन्याहू। अभी नेतन्याहू ने लाइव टीवी पर एक नक्शा पेश किया है कि जंग खत्म होने के बाद नक्शा किस तरह का होगा। इसमें वेस्ट बैंक को भी, फलस्तीन का जो एक हिस्सा है उसको भी इजराइल के नक्शे में दिखाया गया है।
सीधा मतलब यह है कि वो किसी भी तरह से गजा और वेस्ट बैंक पर पूरे के पूरे तरह से कब्जा चाहता है, ना वो कोई जंगबंदी चाहता है, ना कुछ और चाहता है। और इसको अरब के हुक्मरान जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन शायद अमेरिका के डर से वो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां तक अरब मुल्कों की जनता का सवाल है, ये एक वीडियो मुझे ट्विटर पे मिला था जिसमें एक आदमी अलग अलग अरब मुल्कों में घूमता है, लोगों से बात करता है, और जब उसके मुंह से फलस्तीन निकलता है, लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे भाइयों के साथ इतना बुरा हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अरब मुल्कों की जनता तो साथ में है, इसी की वजह से हुक्मरान कई बार बयानात देते रहते हैं, लेकिन जमीन पर आकर करने के लिए वो क्यों नहीं तैयार हैं? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन सब के बीच में सीसी और एर्दोगन की मुलाकात हुई है। मिस्र और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद जो बयान जारी हुआ है वो इजराइल के खिलाफ बयान जारी हुआ है। सीसी कम से कम आप जानते हैं इजराइल के मामले पर काफी खामोश रहने वाले हैं। उनसे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने फलस्तीन को समर्थन दिया था, लेकिन सीसी अक्सर इस पर खामोश रहते हैं, कुछ खास बोलते नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए इजराइल लगातार बात कर रहा है, सीसी भी थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं, और इसी बिना पर इजराइल ने यह कह दिया था कि इजिप्ट जो है वो जंगबंदी को, सीज फायर को रोकने का काम कर रहा है, जिसका पलट के इजिप्ट ने जवाब भी दिया था। इसके बाद उनका एर्दोगन से मिलना, और यह मुलाकात 14 साल बाद की मुलाकात है, तो यह मुलाकात बेहद इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात के बाद जो बयान आया है वो फलस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ आया है। अब इसके क्या मानी है, आगे ये कैसे काम करेगा, ये सारा कुछ हमको देखना होगा। मजेदार बात यह है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर अमेरिका भी, मैंने आपको बताया कि कह चुका है कि ये कोई खतरा नहीं है, उस तरफ से कोई खतरा नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। और जो मोसाद के चीफ हैं बार्निया, उन्होंने बातचीत में यह कहा कि इसको सेकेंड फेज में हम शामिल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फेज में हम शामिल नहीं करेंगे, सेकेंड फेज में शामिल कर सकते हैं। यहां आप समझिए कि फर्स्ट फेज में ज्यादातर जो जिंदा होस्टेजेज हैं उनको वापस किया जाना है, यानी इनके लगभग सारे जिंदा होस्टेजेज इनको मिल जाएंगे। उसके बाद ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर खाली करेंगे, इनका यह कहना है। हमादान साहब जो हमास की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसे जबानी वायदों पर हम कोई भरोसा नहीं करेंगे। अगर जंगबंदी होनी है, अगर सीज फायर होना है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और गाजा के दीगर हिस्सों से इजराइल की आर्मी को बाहर जाने का, इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से यह शर्त शामिल की जानी चाहिए, तभी जाकर कोई समझौता हो सकता है, वरना समझौता नहीं होगा। अब लोगों को लग सकता है कि हमास इतनी तबाही के बाद भी समझौता करने को क्यों नहीं तैयार है। कारण बहुत साफ है, बिल्कुल क्लियर कारण है कि तबाही अगर हमास की हो रही है तो इजराइल का भी लगातार नुकसान हो रहा है। हमास जानता है कि अगर इजराइल की शर्तों पर वो झुक गया तो इजराइल इस तरफ से या उस तरफ से उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप ये देखिए कि होस्टेजेज की हत्या हुई, जिसमें एक अमेरिकन होस्टेज है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि हमास बातचीत के प्रोसेस को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब इस्माइल हानिया को मारा गया तब किसी ने यह नहीं कहा कि इजराइल बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रहा है। जिससे बात होनी थी उसको ही आपने मार दिया, और अब तब आपके बारे में एकदम नहीं कहा गया कि आप किसी तरह का सीज फायर का नुकसान पहुंचा रहे हैं। होस्टेजेस का मामला बहुत क्लियर है। इजराइल यह चाहता है कि सेना का कब्जा करके हम कैसे भी होस्टेजेस अपने छुड़ा ले। 7 होस्टेजेस को सिर्फ छुड़ाने में अभी तक वो कामयाब हुआ है। एक थ्योरी ये बताई जा रही है कि इन 6 होस्टेजेस की लोकेशन उसको मिली थी और वो इनको छुड़ाना चाह रहा था। अब वो अगर छुड़ा लेता तो हमास की निश्चित रूप से बड़ी हार होती, इसलिए इस बात से इंकार किया भी नहीं जा सकता है कि हमास ने इन लोगों को मार दिया हो ताकि ये जीते जी इजराइल के हाथ ना लगे। बहुत सीधी सी बात है कि अगर महीने भर पहले जुलाई में, 2 महीने पहले जुलाई में जब सहमति बन गई थी, तब अगर इनके बीच में समझौता हो गया होता, सीज फायर हो गया होता, तो ये 6 लोग भी अभी तक जिंदा होते और बाकी होस्टेजेस भी जीते जी जिंदा हयात पहुंच जाते अपने अपने घरों में। लेकिन उस समय समझौता तोड़ा बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया, मैंने बार बार मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि यूरोप के, अमेरिका के जो अखबार हैं, उसमें जब फलस्तीनियों के मरने की खबर होती है तो ऐसा लिखा जाता है कि एक हमले में 5 लोग घायल हुए। कोई ये नहीं लिखता है कि इजराइल ने 5 लोगों को मार दिया।
स्कूल पर बम गिरा। अब ये स्कूल पे बम गिरा तो किसने गिराया? ये नहीं लिखते हैं कि इजराइल ने बम गिराया। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें जो खासतौर पे फलस्तीन के जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार इन अखबारों को सुधार के छापते रहते हैं। जो उनकी हेडिंग होती है उसको लाल कलम से काट के उस पर अपनी तरफ से लिख देते हैं कि इजराइल किल्ड सो मेनी चिल्ड्रन एंड ऑल दैट। तो ये जो गोदी मीडिया है, जब अमेरिका और इंग्लैंड का गोदी मीडिया, यूरोप का गोदी मीडिया ये सारा काम कर रहा है, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन सारे अखबारों को खंगाल के दुनिया के जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी हम देख सकते हैं, उन अपडेट्स को बहुत गौर से देख के आपके सामने वो खबर लाएं जो अफवाह ना हो, जो अखबारों पर आधारित हो, जो तथ्यों पर आधारित हो। ये कोशिश मैं लगातार करता रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि इजराइल, फलस्तीन और मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हवाबाजी की तरह नहीं बल्कि फैक्ट की तरह मैं आपको बताऊं, और ये कोशिश मैं लगातार करता रहूंगा। शर्त बस इतनी सी है कि आप मेरे साथ रहिए, वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। अगर हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो हमारा पिन कमेंट खोल के देखिए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सच जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे तो सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर देश या विदेश कहीं की भी खबरें, एकदम सच खबरें हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।